जय हिंद बच्चों, क्या हाल है हम लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सुहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज जो है हम बहुत ही अच्छी चीज करने वाले हैं। देखिए, हमारा वेक्टर इन थ्री डी में हमने वेक्टर जो है उसका पोर्शन कर लिया है। अब थ्री डी जो है ना वो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। एंड थ्री डी जब हम स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं थ्री डी के, है ना। थ्री डायमेंशनल हम ऑक्टेंट के बारे में बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। उसके यूज सीखते हैं, फिर हम अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। और फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमारे को क्या करना होता है, डीसी डी आर ये सब चीजें पढ़नी होती है। जैसे हम ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, फिर ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो आपके कोर्स में है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन आपके कोर्स में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो लाइन ज्योमेट्री और दूसरा होता है प्लेन ज्योमेट्री। इसमें प्लेन ज्योमेट्री और लाइन ज्योमेट्री में जो प्लेन ज्योमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड है, लाइन ज्योमेट्री का थोड़ा सा कम है। ठीक है, हम अगर बात करें तो ये जो है हमारी पहली वीडियो रहेगी। इसमें हम सारी की सारी चीजों के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले हम उसको करवाएंगे। उसके बाद में जो है आपको थोड़ा करके जो है पूरा थ्री डी का चैप्टर करवाने वाले। तो जनरली क्या होता है, जब हम बच्चे करते हैं ना कोई भी टॉपिक, तो उसको ना थोड़ा सा वैसे नहीं करते, मतलब समझते नहीं है या कुछ बेसिक से नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास में जो रटे रटाए क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास में थोड़े से टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उस केस में थोड़ा सोचना शुरू कर देते हो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या वो जनरली आपसे सॉल्व नहीं होते। तो थ्री डी में अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, हमारे पास में एक आदमी थे। ये जो थ्री डी ज्योमेट्री है ये ना, किसी ना हर चैप्टर किसी ना किसी इंसान की देन होता है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में थ्री डी ज्योमेट्री जो है, थ्री डी ज्योमेट्री, ये जो देन है ये है भाई साहब हमारे पास में यूक्लिड की। क्या नाम है उसका? यूक्लिड। यूक्लिड। ठीक है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला अपने टाइम पे कि यार, हम जो होता है ना हमारी मूवमेंट है वो एक एन डायमेंशनल स्पेस में भी कर सकते हैं। यानी स्पेस सिर्फ वन डी टू डी थ्री डी नहीं होते, एन डायमेंशनल स्पेस हो सकते हैं। जिसमें अगर वन डायमेंशन का स्पेस है तो आप सिर्फ ऐसे मूव कर सकते हो, यानी आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव कर सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो इधर मूव कर सकते हो या तो इधर मूव कर सकते हो। तो अगर आपका कोई वन डायमेंशन का स्पेस है, यानी सिर्फ एक ही डायमेंशन है, सपोज करो एक ही डायमेंशन है, एक मान लेते हैं कीड़ा वगैरह है तुम्हारे पास में, कॉकरोच देखा तुमने? ठीक है, कॉकरोच को मैंने क्या करा, एक ऐसा ना छोटी सी गली सी बना दी। ठीक है, और मैंने कॉकरोच को उसके अंदर डाल दिया। तो कॉकरोच कहाँ मूव कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर या तो ऐसे मूव कर सकता है या तो पीछे की तरफ मूव कर सकता है सर, है ना। अगर मैंने क्या करा, इसी गली को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया, कॉकरोच को इस बोर्ड के ऊपर रख दिया। अब मैंने इस बोर्ड के ऊपर रख दिया तो कॉकरोच क्या करेगा? कॉकरोच ये है भाई साहब, ठीक है, ये कॉकरोच है। ये कहाँ मूव करेगा भाई साहब? इतने सारे प्लेयर हैं इसके, कहाँ मूव करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ कहीं पे भी मूव कर लेगा, यहाँ कहीं पे भी मूव कर लेगा। तो ये यहाँ पे ऊपर मूव कर सकता है, आजू बाजू में मूव कर सकता है, यानी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और ऊपर से नीचे डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, कहीं पे मूव कर लेगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि ये दो डायमेंशन में मूव कर सकता है। दो डायमेंशन मतलब जनरली इसको बोला जाता है कि एक्स एक्सिस में मूव करेगा और वाई एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, यानी ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, यहां यहां मूव कर सकता है। जिस चीज पे ये मूव कर रहा है उसको बोलते हैं हम प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। ये क्या है भाई साहब? प्लेन है। ठीक है, प्लेन। प्लेन मतलब वो वाला उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब ऐसा एरिया जो एक्स और वाई एक्सिस मिला के एक बना रहे। जैसे अगर मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ओरिजिन 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये जिस प्लेन पे कॉकरोच मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे कॉकरोच मूव कर रहा है, तो ये जो प्लेन है ना उसी को बोलते हैं हम एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्स वाई प्लेन बोल देते हैं। अब प्लेन एक 2D सरफेस होता है। 2D सरफेस का मतलब ये होता है, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। 2D सरफेस होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ना टच कर सकते हो लेकिन आप इसको उठा नहीं सकते। ठीक है, 2D सरफेस की अगर हम बात करें तो आप उसको टच कर सकते हो, इसकी विड्थ नहीं है, आप इसको उठा नहीं सकते हो। जैसे इस बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं ऐसे टच कर सकता हूँ लेकिन मैं इसको ऐसे उठा नहीं सकता। देखो मैं इसको उठा सकता हूँ, नहीं उठा पा रहा हूँ, नहीं उठा पा रहा हूँ, नहीं उठा पा रहा हूँ। तो नहीं उठा पा रहा हूँ, तो ये क्या है? 2D सर्फेस है बच्चे, एक तरह का कैसा सर्फेस है? 2D सर्फेस। तो अगर आप एक कीड़ा सपोज करो ये मूव कर रहा है, कॉकरोच, तो ये कैसे कैसे मूव कर सकता है? ऐसे ऐसे, या इस प्लेन पे कहीं पर भी, है ना। अब हुआ क्या, सपोज करो आपको पता है कॉकरोच जो है ना वो उड़ते भी हैं, मेरे को नहीं पता था, है ना। मैं कॉकरोच को ऐसे देख रहा था, ऐसा करके ना, वो ऐसे 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 चल रहा था। ठीक है, पहले यहाँ पे चल रहा था, फिर यहाँ पे चल रहा था,
चलते 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 उसके बाद वो उड़ के बाहर आ गया। उड़ के बाहर आ गया और जब भागे हम, है ना, तो पता लगा हमारे को उस समय कि कॉकरोच उड़ते भी नहीं है ना। तो कॉकरोच उस समय ना, अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक चीज पूछता हूँ, 2D सरफेस आपको 2D का समझ में आया? यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वाई क्या होता है वर्टिकल एक्सिस होता है। अगर सपोज करो कॉकरोच उड़ के आ जाए, तो आप बोलेंगे सर ये अब यहाँ पे प्लेन पे तो नहीं चल रहा, वो यहाँ पे उड़ रहा है, देखो यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना एक बाहर की तरफ निकल के आ गया कॉकरोच, मतलब एक कुछ ऐसे हुआ कि वो बाहर की तरफ निकल के आ गया। तो ऐसे ना चल के वो सीधा ऐसे बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। तो हम बोलते हैं अब जो कॉकरोच है वो एक नए डायमेंशन में मूव कर रहा है, जिसका नाम है 3 डायमेंशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में अब 3 एक्सिस होते हैं। 3 एक्सिस कौन कौन से? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस नॉर्मल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है, मैं एक मिनट जरा मैं पेन से बताता हूँ आपको ना। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस होता है, दिख रहा है आपको? ठीक है, जेड एक्सिस क्या होता है, इसके ही परपेंडिकुलर आपने एक और डाल दिया ऐसे। तो आपको यहाँ पे 3 एक्सिस दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? ये देखो जरा, दिख रहा है आपको ये 3 एक्सिस, ये दिख रहे हैं? ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है बच्चे? ये जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। ठीक है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन अगर आप देखो तो कहाँ है? तो आप बोलेंगे सर इसकी डायरेक्शन यहाँ है, बाहर की तरफ है सर, ये है देखो, है ना। तो अगर आपके पास में दो एक्सिस हैं जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दूसरा वर्टिकल एक्सिस है, तीसरा एक्सिस कहां पे होगा? ये होगा बाहर की तरफ, यहां की तरफ होगा, ऐसे की तरफ होगा। ठीक है, तो जब हम एक कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच कहां पे मूव कर रहा है? वो यहाँ पे मूव कर, यहां पे अगर मूव कर रहा है तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इस एक्सिस और इस एक्सिस के प्लेन के बीच में दिख रहा है, आपको दिख रहा है? और इस एक्सिस के प्लेन के बीच में। तो आप अपने घर को इमेजिन करो, आप किसी कमरे में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हर कमरे में क्या होता है, साइड में ना 3 लाइन होती है। हर दीवार पे क्या होती है, 3 लाइन बनी होती है। एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक लाइन इस तरफ जा रही होती है, एक लाइन इस तरफ जा रही होती है, 3 लाइन होती है। ये 3 लाइन 3 एक्सिस को डिनोट करती है, जिसमें ये जो नीचे वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस हो सकता है, ये वाली जो लाइन है वो जेड एक्सिस हो सकता है, ये जो ऊपर जा रही है ये क्या हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है। अगर सपोज करो ये लाइन है कमरे की, एक एक ये लाइन है इस तरफ जा रही है और एक लाइन है इस तरफ जा रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक दीवार दिखेगी आपको, जैसे ये एक लाइन है। सपोज करो अपने कमरे में बैठे हो आप, लाइन देखो जरा दीवार से कोने से, है ना, एक लाइन है, एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो दो लाइन को मिला के क्या एक दीवार बन जाती है क्या? आपको ऐसे दीवार दिखेगी क्या जब उसको आप पूरा का पूरा सरफेस देखोगे? आप बोलेंगे यस सर दीवार है। तो ये जो दीवार है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनी हुई है, इसको, ये जो दीवार दिख रही है ना, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत है तो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। सपोज करो हमारे पास में 3 एक्सिस हैं, मैं इसको रेड पेन से बनाता हूँ। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चे, ताकि आपको क्लियर दिखे इसलिए बना रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है, ये जेड एक्सिस है बच्चे, ये क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 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 जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये होता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस से घिरा हुआ एक प्लेन है। देखो वाई जेड प्लेन क्या होता है, सपोज करो अपने कमरे का फर्श है, आप किसी फर्श पे बैठे हुए होंगे, हवा में नहीं बैठे होंगे, हवा में कोई नहीं बैठता भाई साहब। ठीक है, इतने अभी शक्ति नहीं आई है तुम्हारे दिमाग में ना कि हवा में उड़ जाओ तुम। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे आप, एक्स वाई प्लेन तो पीछे का है, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बनी हुई दो लाइन के बीच में आपको एक फर्श बना हुआ दिख रहा है अपने कमरे पे, दिख रहा है क्या? ये जो फर्श है ये एक्जेक्ट प्लेन बोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्जेक्ट प्लेन। तो ये जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, अभी ये उल्टा बना रखा है हमने, कंफ्यूज मत होना। इसमें जेड एक्सिस को बाहर की तरफ डाला है हमने और एक्स एक्सिस को यहाँ डाला है, वाई एक्सिस को यहाँ पे डाला है। हमने इस वाली फिगर में वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर डाला है, एक्स को इधर डाला है, जेड को बाहर की तरफ डाला है। देख रहे हो, जेड को हमने ऐसे डाला है, इसमें जेड को नहीं डाला हमने, इसमें देखो ये एक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ठीक है, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जेड और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ जो प्लेन होता है इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। क्या बोलते हैं? या जेड एक्स प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस और, अबे दो दो वाई एक्सिस कहां से आ गए? ये जेड एक्सिस था,
ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से घिरा घिरा हुआ प्लेन, इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। यहाँ पे तीन तरह के प्लेन होते हैं हमारे पास में। एक होता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कैसा प्लेन होता है, जो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके बनता है। ठीक है, ये सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसके बीच का जो ये एरिया होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच का जो ये एरिया होगा, इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन क्या होता है कि ये जो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये वाई है, ये जेड है, इसके बीच में ये जो प्लेन दिख रहा है आपको पिंक कलर का, इसको बोला जाता है वाई जेड प्लेन। कोई अगर मान लेते हैं जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, कौन से कलर का है, ये ब्लू बोलते हैं, कौन सा कलर है ये, जो भी कलर है ये बैंगन वाला है ना, तो ये जो भी कलर है, ठीक है, इस कलर का जो ये प्लेन है बच्चे, इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम 3D की बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेट भी 3 डायमेंशन में काम करते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में क्या होते थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते थे, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो अगर कोई भी तीनों लाइन यहाँ पे टच कर रही है तो ओरिजिन होता है, इसको बोलते हैं 0 0 0। इसके 3 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। अगर कोई भी पॉइंट सपोज करो वो जो है एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज करो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट जनरली होंगे x, 0, 0। x, 0, 0 यानी एक्स एक्सिस पे इसकी कुछ पोजीशन होगी, y और z कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सपोज करो वो यहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, 0। उस केस में 0, y, 0 आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ? अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो z एक्सिस पे लाई कर रहा है, देखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे 0, 0, z। ठीक है, 0, 0, z हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? तो इसका मीनिंग ये है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट है x 0 0, क्योंकि उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, y, 0 होते हैं, क्योंकि उसका क्या, z और x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट जो है वो z एक्सिस पे है, ये मैंने 0, y 0 लिखा है, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, इसको 0, y, 0 लिख देता हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है वो z एक्सिस पर है, एक्सिस एक्सिस मतलब समझ रहे हो, ये लाइन पर है, लाइन पर, इस लाइन पर है, इस लाइन पर, ये है z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। देखो इन दोनों का जो एंगल होगा ना, इसके 90 डिग्री पे ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखो इसका इस पे कितना एंगल है, 90 डिग्री, इसका इस पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, इसका इस पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये तीनों एक दूसरे में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी है। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर कोई z एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है वो इस एक्सिस के ऊपर है, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये ऊपर या नीचे नहीं है। इसी तरीके से कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, तो इसका y और z कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, तो इसका x और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा उस केस में। क्लियर? अब जब भी हम किसी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो पॉइंट कितना दूर चला है अपने एक्सिस से। यही होता है। जैसे अगर मैं 2D ज्योमेट्री में देखता हूँ, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मीनिंग क्या होता था, x एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ये x चला है, उसके बाद y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ये y चला है ऊपर की तरफ, यानी तो यहाँ पे पहुंच गया है, तो इसको ये यहाँ पे पहुंच गया और इसको बोला जाएगा x, y, है ना। अगर मान लेते हैं आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है 3D ज्योमेट्री में, यानी 3D स्पेस में, तो उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखो 3 एक्सिस है हमारे पास में, और इसके नेगेटिव एक्सिस भी होते हैं हमारे पास में। देखो जैसे x पॉजिटिव है तो नेगेटिव x भी होगा, y पॉजिटिव है तो नेगेटिव y भी होगा, z पॉजिटिव है तो नेगेटिव z भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई पॉइंट, मुझे जनरली y ऊपर रखने की आदत है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप y को जो है वो यहाँ पे साइड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे को जनरली ऊपर रखने की आदत है, तो मैं जनरली ऊपर रखता हूँ y को। ठीक है ना, और z को मैं बाहर की तरफ रखता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट, एक कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट ऐसे स्पेस में, स्पेस समझते हो, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये एक्स एक्सिस होता है ना, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव है तो इस तरफ ये नेगेटिव भी होगा, पीछे की तरफ,
y पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ y नेगेटिव भी होगा। ऐसे z पॉजिटिव है, जैसे y x इधर है पॉजिटिव तो x इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो y इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से z पॉजिटिव है तो z पीछे की तरफ जाके क्या हो जाएगा, z नेगेटिव हो जाएगा। डैश बोलेंगे, y डैश बोलेंगे, z डैश बोलेंगे इसको। तो होता क्या है कि अगर कोई सपोज करो, अगर कोई पॉइंट ऐसे दे रखा है, जरा ध्यान से सुनना, 2D में मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 कोई पॉइंट है, तो होता क्या है कि इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी। क्या बनेगी, लाइन बनेगी। तो अगर मैं मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में ऐसे दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ है, जैसे सपोज करो ये 3 एक्सिस बना रखे हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ऐसे लिख रखा है एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस अगर है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो अब ये लाइन नहीं है इस तरह की। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक प्लेन होता है, प्लेन, ठीक है, ये एक प्लेन होता है, और ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, एक्स इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे टच करता है। तो ये होता क्या है, प्लेन की इक्वेशन है, अगर मैं इसको तरीके से बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। एक प्लेन की इक्वेशन है जो x इज इक्वल टू 2 पे टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, x इज इक्वल टू 0 कर दूं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लेन बनेगा ऐसा, है ना। y इज इक्वल टू 0 कर दूं तो y एक्सिस पे टच करते हुए कोई प्लेन बनेगा, z इज इक्वल टू 0 कर दूं तो z एक्सिस पे टच करते हुए कोई प्लेन बनेगा। तो होता क्या है कि अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 करा तो एक प्लेन ऐसे बनता हुआ दिखेगा मेरे को। ठीक है, ऐसे कुछ बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ तो ये वो एक्स इज इक्वल टू, ये हटा दो चले, ठीक है, ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देख पाओगे तो जैसे x इज इक्वल टू 0 है, ये है x, मान लेते हैं 0 है, तो इस पे पिंक पिंक कलर है या जो भी कलर है, ये एक प्लेन बनता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये इसको बोलते हैं हम x इज इक्वल टू 0 का प्लेन, या इसको एक नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे वाई जेड प्लेन। क्या बोलते हैं, वाई जेड प्लेन, क्या बोलते हैं, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 0 दे रहे, y देखो इस पे 0 ये दिख रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 है, तो एक प्लेन बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा ऐसे करके ना, एक पीछे की तरफ बनेगा, देखो ऐसा करके, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ना आपको, तो इसको बोला जाएगा जेड एक्स प्लेन। और तीसरे वाले को अगर मैं मान लेते हैं z इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, तो जो प्लेन बनेगा वो एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, ये जो बन रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के प्लेन होते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी 3 एक्सिस होते हैं, ये 3 एक्सिस मिलके क्या करते हैं, 3 तरह के प्लेन बनाते हैं। 3 तरह के प्लेन, पहला प्लेन जो होता है, अगर मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला जो प्लेन है इसका नाम होता है वाई जेड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन की जो इक्वेशन होती है एक्स बराबर 0। क्या होती है, एक्स बराबर 0। दूसरा, अगर मान लेते हैं आपका z बराबर 0 है, तो इसको बोला जाता है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, इसकी इक्वेशन होती है z बराबर 0। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तीसरा ये जो प्लेन है, अगर सपोज करो y 0 है, तो इसको बोला जाता है एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन बोला जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम 3D में किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालते हैं, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी पॉइंट इन प्लेन से कितना दूर है। ठीक है, कोई भी प्लेन पॉइंट जो है वो इन प्लेन से कितना क्या है, दूर है। जब भी हम 3D की बात करेंगे तो होगा क्या, 3 प्लेन मिलके ना, जैसे ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन, मैं यहाँ पे एक ये मार्क कर देता हूँ, ये वाला प्लेन, ठीक है, फिर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। ठीक है, ये मिलकर एक ना ऑक्टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, तो ये कमरा 3 दीवारों से बना हुआ है, 3 दीवारें यानी 3 प्लेन से बना हुआ है। एक तो फर्श दिख रहा है आपको, ये फर्श जहाँ पे आप बैठे हो, एक फर्श से बना हुआ है, एक पीछे मेरी दीवार है, देख पा रहे हो आप, और एक इस तरफ कोई दीवार होगी। ठीक है, तो ये वाली दीवार यहाँ पे मिल रही होगी, आगे जाके इसकी इस तरफ एक दीवार होगी, इसके नीचे एक दीवार, दीवार मतलब फर्श। तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अब ये वाली दीवार हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
ये वाली दीवारें हैं, ठीक है। तो ये 3 दीवारें जो मिलके, अगर मैं इनको थोड़ा सा इन दीवारों को आगे जोड़ूंगा तो आगे एक और दीवार आ जाएगी ताकि कमरा पूरा हो जाए। इसके सामने, इस वाली दीवार के सामने एक और दीवार आ जाएगी। इस फर्श के ऊपर एक और दीवार आ जाएगी ताकि रूफ बन जाए। लेकिन जो इनिशियल दीवारें हैं या इनिशियल जो वॉल्स हैं, एक तो फर्श होगी जो आपको खड़े रहने में मदद करेगी, एक पीछे की दीवार दिखेगी, एक ये साइड वाली दिखेगी। तो ये जो 3 प्लेन्स होते हैं, जो 3 दीवारें होती हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक ऐसा क्यूबॉइड की शेप का, ये क्यूबॉइड है, डब्बा, डब्बा समझ लो, मैं एक डब्बे में खड़ा हूँ। ये क्यूबॉइड की शेप का क्या बनाते हैं, एक ऑक्टेंट बनाते हैं। ये ऑक्टेंट हर एक्सिस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर तीनों एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट कहलाता है। इसी तरीके से अगर इनमें से कोई नेगेटिव हो जाता है तो ऑक्टेंट के नाम चेंज होते रहते हैं। तो टोटल मिला के 8 तरह के डब्बे बनते हैं। डब्बे बोलना सही लगता है ना। 8 तरह के डब्बे बनते हैं। एक डब्बे के अंदर मैं खड़ा हूं, इसके मेरे पीछे एक और डब्बा होगा, मेरे साइड इसकी भी दीवार के एक उस तरफ नेगेटिव वाला एक और डब्बा होगा, इस फर्श के नीचे पाताल लोक में एक और डब्बा होगा। तो ऐसे करके 8 ऑक्टेंट बनते हैं। क्लियर? तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑक्टेंट, है ना। और फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर मान लेते हैं कोई, जैसे कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे रख रखा है। अब देखो ये इस दीवार को भी टच नहीं कर रहा, ये इस दीवार को भी टच नहीं कर रहा, ये इस फर्श को भी टच नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट की कुछ ना कुछ तो पोजीशन होगी। इस पोजीशन को कैसे निकालेंगे, ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन को कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखते हैं कि ये इस दीवार से कितना दूर है, इस दीवार से कितना दूर है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई, सपोज करो एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है, फिर वो उस दीवार से कितना दूर है, वाई जेड, वाई जेड प्लेन से वो कितना दूर है। फिर हम ये देखेंगे कि वो जेड एक्स प्लेन से कितना दूर है, यानी ये नीचे वाले फ्लोर से कितना दूर है। तो अगर मैं ये देख पाऊं कि अगर हमारे को 3 एक्सिस दे रखे हैं और एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, मुझे उसकी पोजीशन बतानी, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो ये वाले प्लेन से कितना दूर है, ठीक है। अरे यार, ये वाले प्लेन से कितना दूर है, ये वाले प्लेन से कितना दूर है, सपोज करो मैं यहाँ से भी इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूँ, और ये वाले प्लेन से कितना दूर है, मैं, ठीक है, इससे भी निकालना चाहता हूँ। तो ये जो दिखेगा ना आपको, सपोज करो ये पीछे वाला प्लेन है, इससे मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूँ, ये वाला प्लेन है इससे, ये वाला प्लेन है इससे, ठीक है। तो अगर मैं निकाल पाऊं, ठीक है, तो ये जो मिलेगा बच्चे, यही होता है हमारे पास में पॉइंट की पोजीशन। तो कभी पॉइंट की पोजीशन निकालनी होगी पी, तो इसको बोला जाए, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसका मतलब होता है ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस चला होगा पहले, फिर वाई एक्सिस चला होगा ऊपर की तरफ, फिर वो जेड एक्सिस बाहर की तरफ चला होगा, यानी जेड एक्सिस कहाँ चला होगा, बाहर की तरफ। जेड एक्सिस मतलब इतना चला होगा जितना ही बाहर दिख रहा है, तो ये इस पोजीशन पे पहुंच गया होगा, ठीक है, जितना ही बाहर दिख रहा है इतना चला होगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस ये चला है, तो ये इस पॉइंट तक पहुंच गया। तो मतलब वो कैसे चला है, पहले तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे चला, फिर वो ऐसे ऊपर गया वाई एक्सिस, ठीक है, उसके बाद वो ऐसे निकल के बाहर आ गया। तो बाहर आ गया, तो ये जो पॉइंट की पोजीशन है, इसको बोला जाता है बच्चे पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब पॉइंट जो होता है बच्चे, वो किसी भी ऑक्टेंट में हो सकता है। टोटल 8 तरह के ऑक्टेंट होते हैं हमारे पास में, तो इसको बोला जाता है, जिसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं, उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑक्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो आज पहली क्लास है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो 3 दीवारें ये है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो हम अगर किसी भी, मान लेते हैं पॉइंट की पोजीशन देखना चाहते हैं एक्स वाई प्लेन से, वाई जेड प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से, तो वही उसकी पोजीशन पी को डिनोट करता है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होते हैं। अब सपोज करो ये कौन सा प्लेन था, एक्स वाई प्लेन ना, कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है, कौन से प्लेन पर है भी, एक्स और वाई प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे, एक्स और वाई प्लेन पे। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा इसकी पोजीशन निकालनी है मेरे को, कैसे निकालोगे, तो आप बोलेंगे सर इतना यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस गया होगा, कुछ डिस्टेंस मेजर करी होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस मेजर करी होगी, बट ये जेड ऊपर या नीचे नहीं गया, ये फर्श पे पॉइंट पड़ा हुआ है सपोज करो, या ये इस दीवार पे चिपका हुआ कोई पॉइंट है, ये आगे ही नहीं गया। तो आगे नहीं गया तो इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0 होगा। तो अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो z होगा वो 0 होगा, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन पे है, कहाँ है वाई जेड, ये वाला, तो इसका कौन सा पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर x 0 होना चाहिए। वाई जेड प्लेन पे है अगर कोई,
तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और कोई पॉइंट अगर z एक्स प्लेन पे है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? अगर कोई पॉइंट इनके बीच में है तो इसके तीनों x y और z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इसकी p पॉइंट की पोजीशन या p कोऑर्डिनेट बोलते हैं x, y, z। बात समझ में आ रही है? तो हमारे को कितने डब्बे मिलते हैं ये टोटल? अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये समझ में आया कि ये जो प्लेन, ये जो 3 एक्सिस होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लेन बनाते हैं। रिकॉल करते हैं कौन कौन से प्लेन होते हैं। एक होता है XY प्लेन, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है क्या? क्या होती है? Z इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है YZ प्लेन, जिसकी इक्वेशन होती है क्या? X इज इक्वल टू 0। तीसरा होता है ZX प्लेन, जिसकी इक्वेशन क्या होती है? Y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो 3 प्लेन होते हैं, ये 3 प्लेन मिलके 8 ऑक्टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 8 ऑक्टेंट। पहला ऑक्टेंट ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला बाहर की तरफ निकलता हुआ। दूसरा ऑक्टेंट इसके पिच, एक मिनट, XYZ देख लो कहाँ है। ठीक है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा। दूसरा ऑक्टेंट मैं ऐसा बनाता हूँ यार, ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ पहला ऑक्टेंट कहाँ होगा, तो पहला ऑक्टेंट होगा बच्चे यहाँ पे एक्स वाई और जेड के पास में, आगे की तरफ। ये आगे की तरफ जो होगा ये पहला ऑक्टेंट होगा। दूसरा ऑक्टेंट में क्या होगा? ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई और जेड क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक्स नेगेटिव मतलब दूसरा ऑक्टेंट कहाँ पे? ये तो पीछे की तरफ एक्स नेगेटिव ही है। तो आप ये देखो, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये है ना, इसके पीछे वाला ऑक्टेंट कौन सा है? तो आप बोलेंगे ये वाला सर। ठीक है, तो इसके सिंबल क्या है? माइनस प्लस प्लस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो जरा, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, आप ये देख पा रहे हैं इसके पीछे खाली सा पोर्शन है कुछ, देख पा रहे हैं ये? तो आप अगर ये 3 यहाँ पे फट्टे खड़े कर देते हो, है ना, या 3 लॉक्स खड़े कर देते हो, तो आपको दिखेगा ना पीछे एक खाली एरिया दिख रहा होगा। ये जो होता है इसको ऑक्टेंट बोला जाता है। तो ये सेकंड ऑक्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि फर्स्ट ऑक्टेंट जो होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट के सिंबल होते हैं, तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सेकंड ऑक्टेंट जो होगा, ठीक है, या ऐसे समझो एक्स वाई जेड बोला जाता है इसको। ठीक है, एक्स वाई जेड कैपिटल में लिखो, एक्स वाई जेड, और इसमें तीनों पॉजिटिव होते हैं। तीनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझ रहे हो? सेकंड ऑक्टेंट अगर आपसे बोला जाएगा, सेकंड ऑक्टेंट में क्या होगा? एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, जेड पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा? इसमें नेगेटिव का सिंबल मिलेगा, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। थर्ड ऑक्टेंट इसके नीचे लाई करेगा। इसके नीचे मतलब इसके नीचे। ठीक है, तो ऐसा समझिए एक्स नेगेटिव होगा उसमें, वाई नेगेटिव होगा, जेड पॉजिटिव होगा। तो ऐसे समझिए कि हम इस तरफ आगे, नेगेटिव डायरेक्शन में आगे, या उस दीवार के उस तरफ चले गए, उसके नीचे एक और दीवार है। ठीक है, एक और ऑक्टेंट है ऐसे। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, नेगेटिव, और जेड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तीसरा के बाद में चौथा ऑक्टेंट आता है। फोर्थ ऑक्टेंट आता है बच्चे, इसमें क्या होते हैं? एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव होगा, और जेड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, यानी इसके बिल्कुल बगल वाले। ठीक है, इसके बिल्कुल बगल वाला। ऐसा समझिए ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है नेगेटिव वाला। तो पहले तो हमने ये वाला देखा, ठीक है, फिर इसके नीचे आ गए, फिर इस तरफ आ गए, तो इस तरफ आ गए तो एक्स पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। देखो वाई नेगेटिव आ रहा है, वाई नेगेटिव आ रहा है, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस इसका सिंबल होते हैं। फिफ्थ वाला ऑक्टेंट की बात करते हैं मेरे साथ। फिफ्थ वाला ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट क्या होगा? बिल्कुल पीछे होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे वाला ऑक्टेंट होता है। उसमें क्या होता है? फिफ्थ वाला ऑक्टेंट में ऑलवेज याद रखिएगा जेड तो नेगेटिव होता है। जब हम फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट करेंगे तो सब में जेड नेगेटिव होगा। इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, सिक्स्थ ऑक्टेंट देखते हैं बच्चे। सिक्स्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, है ना? सिक्स्थ ऑक्टेंट में यहाँ पे लिखता हूँ नीचे थोड़ा सा। सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि आपका जो एक्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा, जेड भी नेगेटिव है। जेड सब में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, 6, 7, 8 सब में। ठीक है, 5, 6, 7, 8 में क्लियर। जेड नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ ऑक्टेंट देखते हैं। सेवंथ ऑक्टेंट जो होगा, ठीक है, उसमें होता क्या है? एक्स नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, जेड नेगेटिव होता है, तीनों नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस और माइनस।
ठीक है। एट ऑक्टेंट, एट ऑक्टेंट में क्या होता है आपका, इस तरफ होता है, मतलब फोर्थ ऑक्टेंट के नीचे, पीछे की तरफ। ठीक है, तो ऐसा है कि फोर्थ ऑक्टेंट में जो दिख रहा है ना आपको सिंबल, ये एक्स वाई वाले, आ गया फोर्थ ऑक्टेंट ये वाला। ठीक है, बस इसको आप क्या करो, पीछे की तरफ काउंट कर लो, तो इसमें क्या होगा, जेड नेगेटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, एक्स वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो ये होता है टोटल 8 ऑक्टेंट। इसको मैं तो मेमोराइज नहीं करता, आपको मेमोराइज करना होगा तो कर लेना। ठीक है, मेरे को तो उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको चूज करता हूँ। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? पहले तो ऑक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, पक्का? चलो ठीक है, इसमें इसको एक बार वेरीफाई कर लेना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक है। अभी तो ध्यान से देखो, वैसे तो आपको यहाँ पे ना अ, सारे सिंबल मिल जाएंगे। जैसे एक फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, इसके पीछे सेकंड होगा, आगे इसके पीछे सेकंड होगा, इसके नीचे थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर? हम्म, चलो। अब हम क्या करते हैं, एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर सपोज करो आपको ना 3D स्पेस में कोई पॉइंट दे रखा है, सपोज करो 3D स्पेस है, इसमें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सपोज करो एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। अगर आपको मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जैसे 2D स्पेस में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते थे, वैसे 3D में भी करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेस ज्यादा आ जाता है, तो पी पॉइंट है, जैसे सपोज करो x1 y1 z1, और अगर आपको मान लेते हैं क्यू पॉइंट दे रखा है x2 y2 और z, आपको क्या करना है, पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अगर आपको निकालनी है। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी तो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज करो अगर आपके पास में ये दो पॉइंट है, इसका नाम है 2 2 1 और इस पॉइंट का नाम है 1 2 4। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पी से लेके क्यू तक की। तो क्या करना पड़ेगा, x2 में से x1 यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 लिखेंगे इसका स्क्वायर, फिर 2 माइनस 2 y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, फिर z2 माइनस z1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस रूट में भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर होता है +1, ये 0 हो जाएगा। 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 का अंडर रूट 10 जो होगा उसका, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, √10 यूनिट है। ठीक है, अगर सपोज करो कभी ऐसा हो जाता है, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, हम क्लास 9 10th में पढ़ते थे। ठीक है, अगर सपोज करो कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आपको एक 3 एक्सिस दे रखे हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, आपको क्या हुआ कि एक प्लेन दे रखा है, कहीं पर से भी पास हो रहा है वो, कोई मैंने यहाँ से पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्लेन क्या कर रहा है, एक लाइन को कट कर रहा है, एक लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, एक लाइन को क्या कर रहा है, या एक कोई लाइन है वो प्लेन को कट कर रही है, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, आपको ये बोल रखा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो पी है और क्यू है, और इसको कुछ रेशो में कट कर रहा है, सपोज करो m1:m2। ठीक है, ये रेशो है इसका, ये कॉमा x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट है पहले वाले के, पी क्यू के हैं x2 y2 z2। आपसे अगर ये बोला जाता है इसको रेशो में कट कर रहा है और ये इंटरनली कट कर रहा है, तो ये m1:m2 के साथ में एक इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला होता है कि किस सेक्शन में कट कर रहा है, याद रखिएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का है, एक है इंटरनल डिवीजन का, एक है एक्सटर्नल डिवीजन। मैं दोनों लिखवा रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला आते हैं बच्चे सबसे पहले इंटरनल डिवीजन के, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन सेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कट कर दे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे। तो अगर इस प्लेन को एक लाइन एक कट कर रही है, तो ये प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ से दो पार्ट मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2। मैं ऐसे बता देता हूँ, इंटरनल डिवीजन के लिए अगर आपको x, y, z निकालना है, सपोज करो ये x, y, z इसके कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट है क्या, x, y, z, आपको ये निकालना है।
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तीसरा होता है m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस, ये होता है इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो सेक्शन फॉर्मूला है ये चेंज हो जाता है उस केस में। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इंटरनल के लिए था, एक्सटर्नल देखो जरा, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो x कॉमा वाई कॉमा जेड होता है बच्चे, ये होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके से m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस 2। मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था वेक्टर में भी कि जो आपकी जो दो पोर्शन है ना ये थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, यानी आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको थ्योरी बहुत आनी चाहिए। जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पूरी क्लास में मैं देखो बोल ही रहा हूँ, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले समझ में चीजें आ जाए, आपको पता लग जाए कि ये फॉर्मूले होते हैं, हम क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये होता है। अगर मान लेते हैं इफ रेशो इज नॉट गिवन, इफ m1 रेशो m2 इज नॉट गिवन, अगर ये गिवन नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, कंसीडर करना है बच्चे, कंसीडर करना है m1 रेशो m2 इज इक्वल टू k रेशो 1। k रेशो 1 कंसीडर करके आप एक्सटर्नल या इंटरनल डिवीजन का जब फॉर्मूला लगाओगे आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? नोट करो उसको, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं ताकि तुम्हारा जो है मूड सही हो जाए, तुम बोलोगे यार पूरी क्लास ऐसी निकाल दी सर आपने, ठीक है। से क्वेश्चन है, ये बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 4 5 एंड 2 2 3 इज, ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप सीधा स्टार्ट कर दो, मैं इसको बताना शुरू करूंगा फिर, है ना? ठीक है, पहले पॉइंट जो होता है वो है 1 4 5 1 4 5। सपोज करो ये थोड़ी देर के लिए x1 y1 z1 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है q, ये क्या है भाई 2 2, क्या है 2 2 3। सपोज करो ये पॉइंट क्या है बच्चे x2 y2 z2, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का, समझे? तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करके स्क्वायर कर देना, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अंडर रूट में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? ठीक है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 1 हो जाता है। 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 3 माइनस 5 क्या होता है माइनस का 2 होता है, इसका भी क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बता दो, 1 प्लस 4 प्लस 4 9 हो जाता है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे 3 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं आया है? तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगर देखो आपको कोई भी इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये है कि डिस्टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्टेंस के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको क्या होगा, पॉइंट्स दे रखे होंगे, आपसे बोला जाएगा कि ये फिगर कौन सी बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं तो वो ट्राइंगल पूछते हैं आपसे, कभी भी अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, तो आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस की पता होनी चाहिए कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस के बाद में स्केलन की बात कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की पता होनी चाहिए कि दो साइड का स्क्वायर
का जो सम होता है वो तीसरे साइड के इक्वल होता है। तो इन चारों में से कोई भी एक ट्राइंगल बनेगा। दूसरा, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल पूछा जा रहा है तो क्वाड्रिलेटरल में देखो सबसे छोटा क्वाड्रिलेटरल आता है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल अनइक्वल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम के बाद में दूसरा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दो, डायगोनल को इक्वल कर दो, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर आता है रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल कर लो, डायगोनल अनइक्वल ही है। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन चारों साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस होता है। लेकिन अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाए। तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो बस खाली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, आपको पता लग जाएगा कौन सी फिगर है। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन मैं बोला गया है कि 2006 में पूछा गया था। The 4.04123 -1 450 262 are the vertices of which one of the following figures? ये कौन सी फिगर के वर्टिसेस होंगे? रोम्बस के होंगे, रेक्टेंगल के होंगे, स्क्वायर के होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे, क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये बताओ। तो आपको करना क्या है, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन चारों को एबीसीडी कंसीडर कर लो। ए कंसीडर कर लो कितना, 0 4 1 1 है, ठीक है। बी कंसीडर कर लो 2 3 -1, सी कंसीडर कर लो 4 5 0 और डी कंसीडर कर लो 2 6 2। ठीक है, 2 6 2। ये 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए हमने। देख पा रहे हो आप मुझे, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, कभी कभार फोकस हो जाता है। ठीक है, 2 6 2। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सी फिगर बना रहा है। देखो फिगर का नाम है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड और डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि इसमें अपोजिट साइड्स का क्या चक्कर है, या मतलब सारी साइड्स का क्या चक्कर है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ना डिस्टेंसेस निकालता हूँ। कौन कौन से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, बताओ। आप बोलेंगे सर ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल लो, उसको बोला जाएगा ए बी। ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? ये वाला माइनस करके, है ना। 2 - 0 होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 4 + 1 ये 2 हो जाता है, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके 9 आ रहा है, यानी 3 आंसर आता है। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3। बी से लेके सी तक की निकालो, इसमें से इसको माइनस 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 - 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 - -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना बन रहा है, अंडर रूट 9 ही बन रहा है, यानी ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सी और डी का निकालो। सी और डी साइक्लिक ऑर्डर में निकालो। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब अंडर रूट में 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर आ गया अंडर रूट 9, 3 आ गया ये भी। ठीक है, तीनों साइड इक्वल आ रही, मतलब इसका मतलब ये है कि ये ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड इक्वल है। देखो चौथी भी निकलेगी, डी से लेके ए तक निकालो। हाँ, तो ये हो गया 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, 5 नहीं 6 - 4 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर। जैसे आप इसको करोगे ये अंडर रूट 9 आ रहा है, 3 आ गया, 3 आ गया। ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ये तो नहीं होती। इसका मतलब या तो ये रोम्बस है या तो स्क्वायर है। रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो क्या करते हैं, डायगोनल निकालते हैं। देखो एक फिगर है, अगर मान लेते हैं उसकी चार साइड में ए, चार वर्टिसेस आएंगे ए बी सी डी, तो चार साइड से होती हैं ए बी बी सी सी डी और डी। उसके डायगोनल ये होते हैं बच्चे, ए सी और बी डी। तो आपको क्या करना है, ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, बी से लेके डी तक की डिस्टेंस निकालनी है। देखना ये इक्वल आ रहे हैं अनइक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ए से लेके सी निकालने के लिए 4 - 0 करोगे प्लस 5 - 4 करोगे प्लस 0 - 1 करोगे, कितना आ रहा है 4 - 0 16, 4 का स्क्वायर ना 16 और एक 17 और एक 18, अंडर रूट 18 आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं भाई साहब, इधर ध्यान से देखें। बी और डी 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर। ठीक है,
6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस 1 प्लस का 3 3 का स्क्वायर 18 ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आगे वापस, ठीक है। 18 ही आ रहा है, तो 18 आ रहा है तो इसका मतलब ये है चारों साइड से इक्वल है ना, और दो डायगोनल भी इक्वल, यानी गिवन फिगर क्या है बच्चे, स्क्वायर है इक्वल। बस सिंपल सा इतना काम करना होता है। तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आया, हम कैसे यूज करते हैं, आया ना, पक्का, ठीक है। हमारा देखो ये फर्स्ट क्लास थी आज की ना, हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं सिखाया है ना, हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सिखाया है। और एक क्वेश्चन और दे सकते हैं क्या आपको, लगता है दे सकते हैं, दे लेते हैं। एक क्वेश्चन और है ये, हम इस पे देखते हैं जरा, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो कल की क्लास से करवा लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में डायरेक्शन कोसाइन पूरा नहीं होगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको पूरा समझना भी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा गया है m1 रेशियो m2, जब भी पूछा जाता है तो k रेशियो 1 कंसीडर करना। व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 4 5 एंड 3 5 माइनस 4 इज इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ऐसा है कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से घिरा हुआ प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसको एक लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही है, तो बीच में से निकल जा रही है ऐसे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर टच करके। तो ऐसे समझो ये बोर्ड है एक्स वाई प्लेन मैंने क्या करा, यहाँ से एक लेजर मारी ऐसे, पीछे निकल गई, निकल गई ना। अब निकल गई तो यहाँ पे एक छेद कर देगी, यानी एक पॉइंट बना देगी, है ना, इस बोर्ड पे। तो वो पॉइंट जो है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन पर है, इसका मतलब पॉइंट का है, पॉइंट लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे वाई लाई कर रहा होता है तो उसका एक्स कॉमा वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, 0 होता है। तो ये शायद मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, एक्स वाई की प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो जेड इज इक्वल टू 0 होती है। उसका रीजन क्या है, उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, अगर ये पी पॉइंट है तो, ठीक है। पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनली डिवाइड कर रही है, तो आपसे पूछा गया है कि वो अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, हाँ, इसका नाम है 2 4 5, अरे यहाँ से स्टार्ट होती है 2 4 5 2 4 5, और यहाँ पे खत्म हो जाती है 3 5 माइनस 4 पे, ठीक है, माइनस 4 है ये, ठीक है, माइनस 4, और जहाँ से भी जा रही हो लाइन, है ना, 2 4 5 और 3 5 माइनस 4, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे आना चाहिए 3 4, ठीक है, ये आना चाहिए 3 5 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 है ये, ठीक, ये है 2 4, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट में 2 और 5 फर्स्ट ऑक्टेंट में पीछे, तो यहाँ से जा रही है यहाँ तक, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि ये बताओ कि m1 रेशियो m2 कितना होगा, ठीक है, रेशियो क्या होगा। तो क्या करना है, सिंस द लाइन, सिंस द पॉइंट लाइज ऑन द xy plane, xy plane, सो z बराबर क्या होगा बच्चे, 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, z बराबर 0 कैसे लिखा हमने। अब आप कोई वो फॉर्मूला बताओगे, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2, है ना, ऐसे करके m1 z2 आता है प्लस m2 z1 आता है अपॉन m1 प्लस m2 आता है। इसकी वैल्यू क्या मैं ये बोल सकता हूँ, z वाला जो कोऑर्डिनेट होगा उसका 0 हो जाएगा, हाँ या ना, सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 के प्लेस पे k है, z2 के प्लेस पे क्या है, ये है माइनस का 4, प्लस m2 के प्लेस पे कितना है भाई साहब, m2 के प्लेस पे है 5 और 1, और z2 के प्लेस पे 5 है अपॉन k प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है, इसको उधर पहुंचा दो तो -4k प्लस 5 बराबर 0 है, तो 4k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/4, 5/4 को लिखना चाहूँ तो 5/4, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इतना इजी होता है ये करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आनी चाहिए तब हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया, आज इतना कर लो, ठीक है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है ये देखो, ये क्लास 11th का है, कुछ नहीं है इसमें नया, है ना, बहुत ही बेसिक सा बताया मैंने आज।
थोड़ा बहुत इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि भई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की क्या होती है, कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, वाई ज़ेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ लो। कल क्लास में जब आप आओगे, तो आपको थोड़ा-सा जो है ना अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा फ़ील होगी। मैं 3D को आराम से पढ़ाऊँगा। 3D में मैं भागूँगा नहीं, भागने का रीज़न ये है कि 3D जो है वो समझने का है थोड़ा बहुत इसमें। आप आगे समझोगे नहीं तो इसमें चीज़ें आएँगी नहीं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आराम-आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।